तो जी है, बात करते हैं उत्तराखंड की। यहाँ पर बात करें तो 83,36,780 वोटर्स हैं, ये मतदाता हैं। 83,36,000 से अधिक जो मतदाता हैं ये अपने मत का प्रयोग करेंगे। हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। इसके बाद प्रदेश में इस समय 99,922 नए मतदाता भी इस बार प्रदेश में बढ़े हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तराखंड की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। 1,29,062 मतदाता जो पहली बार जो ये मतदाता हैं ये इस बार वोट करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में अगर बात करें तो 11,729 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राज्य के भीतर 11,729 मतदान केंद्र हैं जिसमें वोटिंग होगी। 80 साल से अधिक आयु वर्ग की अगर बात करें तो 1,54,259 मतदाता ऐसे हैं जो 80 साल की आयु को पूर्ण कर चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 70 से और हम 79 वर्ष की अगर आयु वर्ग की बात करें तो उसमें 4,14,114 वोटर्स हैं जो कि इस समय जो है 70 से 79 वर्ष तक की आयु के हैं। 60 से अगर हम 69 वर्ष की आयु की बात करें तो उसमें 7,50,563 मतदाता हैं जो इस समय अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो ये हम उत्तराखंड की स्थिति आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड की स्थिति की अगर बात की जाए तो 100 साल से अगर अधिक के मतदाताओं की बात करें तो 1411 मतदाता हैं उत्तराखंड में जो 100 वर्ष की आयु अपनी पूर्ण कर चुके हैं। और वो 1411 ऐसे मतदाता हैं 100 साल से अधिक आयु जिनकी हो चुकी है जो इस समय अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो ये उत्तराखंड की स्थिति है जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। 30 से 39 आयु वर्ग की अगर बात करें तो 2,24,000 से अधिक ऐसे मतदाता हैं। 20 से 29 वर्ग की आयु की बात करें तो 1,65,000 से अधिक मतदाता हैं। 100 साल से अधिक की हमने बात की, 1411 मतदाता हैं जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। दिव्यांग मतदाताओं की उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो दिव्यांग मतदाता यहां पर 69,000 से अधिक हैं। और एक जिला रुद्रप्रयाग ऐसा है जहां पर महिला वोटर्स की संख्या अधिक है। 13 जिलों में सिर्फ रुद्रप्रयाग ही जिला ऐसा है जहां पर महिला वोटर्स की संख्या इस समय पुरुषों की तुलना में अधिक है। तो अब अलग अलग सीटों का आकलन हम आपको बताते हैं कि किस तरीके की सीटें हैं। हरिद्वार में अगर बात की जाए तो यहां पर कुल मतदाताओं की संख्या 2,08,062 है। इसके अलावा अगर आगे की बात करें जो अन्य जो जिले हैं, अगर हम हरिद्वार में पुरुष मतदाताओं की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर पुरुष मतदाताओं की जो संख्या है 1,57,295 है जो कि यहां पर पुरुष मतदाता हैं। और महिला मतदाताओं की अगर बात की जाए तो 9,50,612 यहां पर महिला मतदाता हैं। ट्रांसजेंडर की अगर बात की जाए तो 155 ट्रांसजेंडर हैं यहां पर जो इस समय अपने मत का प्रयोग करेंगे। सर्विस मतदाताओं की अगर बात की जाए तो 5,745 सर्विस मतदाता हैं। यह हरिद्वार सीट की हम बात कर रहे हैं। यहां पर बूथों की संख्या है 2,318 बूथ हैं जहां पर अपने मत का प्रयोग सब करेंगे। चलिए टिहरी लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो टिहरी लोकसभा सीट पर अगर बात करें तो कुल मतदाताओं की संख्या है 15,59,234 यानी कि 15,59,234 टिहरी सीट पर मतदाता हैं। पुरुषों की अगर बात की जाए तो 8,06,614 पुरुष मतदाता यहां पर टिहरी लोकसभा सीट पर हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए महिला वोटर्स की तो महिला वोटर्स हैं 7,52,558। टिहरी लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर भी इसमें 62 हैं, 62 ट्रांसजेंडर मतदाता इसमें हैं। सर्विस मतदाताओं की अगर बात की जाए तो 12,876 सर्विस मतदाता टिहरी लोकसभा सीट पर हैं। बूथों की यहां संख्या की बात की जाए तो 2,462 बूथ बनाए गए हैं। टिहरी के बहुत सारे ऐसे जगह भी हैं जहां पर इंटीरियर इलाके हैं, वहां पर भी बूथ बनाए गए हैं और उनमें भी तमाम जो वहां पर वोटर्स पहुंच सकें। नैनीताल की अगर बात की जाए तो 19,86,797 कुल मतदाता नैनीताल लोकसभा सीट पर हैं। 19,86,797 यहां पर पुरुष मतदाताओं की अगर बात की जाए तो 10,32,986 नैनीताल लोकसभा सीट पर पुरुष मतदाता हैं। महिला मतदाताओं की अगर बात करें नैनीताल सीट पर तो 9,53,766 महिला मतदाता नैनीताल लोकसभा सीट पर हैं। ट्रांसजेंडर मतदाता की बात करें तो 45 ट्रांसजेंडर मतदाता यहां पर हैं। सर्विस मतदाताओं की बात करें तो 10,616 सर्विस मतदाता नैनीताल की लोकसभा सीट पर हैं। अब चलते हैं पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल के कुल मतदाताओं की अगर बात करें तो 13,58,703 यहां पर कुल मतदाता है पौड़ी लोकसभा सीट पर। अब पुरुष मतदाताओं की बात कर लेते हैं। 6,93,759 यहां पर पुरुष मतदाता हैं। महिला मतदाता हैं 6,64,927। इसके अलावा पौड़ी लोकसभा सीट पर अगर बात की जाए ट्रांसजेंडर मतदाताओं की तो संख्या यहां पर है 17 है।
आप सर्विस मतदाताओं की बात करते हैं, 34,963 सर्विस मतदाता हैं। संख्या बड़ी है पौड़ी लोकसभा सीट में सर्विस मतदाताओं की, ये 34,963 है। बूथों की संख्या की अगर बात करें तो 2,365 बूथ बनाए गए हैं जहां पर मतदान होगा। अब चलते हैं अल्मोड़ा लोकसभा सीट की और बात करते हैं कुल मतदाताओं की। 13,30,627 कुल मतदाता हैं अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर। अब यहां पर पुरुष मतदाताओं की अगर बात करें तो 6,69,943 यहां पर पुरुष मतदाता हैं। महिला मतदाताओं की अगर बात की जाए तो 6,50,677 यहां पर महिला मतदाता हैं। ये बात है अल्मोड़ा लोकसभा सीट की। ट्रांसजेंडर मतदाता यहां पर अभी तक जो सीटें बताई उसमें सबसे कम है 7, जिनकी संख्या है। सर्विस मतदाता 29,157, ये सबसे ज्यादा है अभी तक की जो हम लोकसभा सीटें आपको बता रहे हैं। बूथों की संख्या की बात की जाए तो 2256 बूथ यहां पर बनाए गए हैं। यह है अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर जहां पर मतदाताओं की कुल संख्या 13,30,000 से अधिक है। अब आपको बताते हैं 2019 चुनाव का वोट प्रतिशत। संसदीय क्षेत्र अगर हम टिहरी की बात करें तो 64.3% बीजेपी को मिला था, कांग्रेस को 30.11%, बसपा यहां पर 0.52% और अन्य 5.07%, यानी कि सबसे ज्यादा टिहरी में भाजपा को उस समय ये वोट प्रतिशत आप देख सकते हैं। पौड़ी गढ़वा लोकसभा सीट पर अगर देखें तो 67.78% जो वोट मिला था वो भाजपा को मिला था, कांग्रेस को 27.31, इसके अलावा बसपा यहां पर निल रही थी। अल्मोड़ा में अगर बात करें तो बीजेपी 63.54% रही थी, कांग्रेस 30.25, बसपा 1.46। इसके अलावा अगर बात करें नैनीताल की तो भाजपा को 61.24% यहां पर वोट पड़े थे, कांग्रेस को 34.35 और बसपा 2.26 पर सिमटी थी, अन्य भी 2.15 पर ही यहां पर सिमट गए थे। और डिटेल में समझते हैं लोक पर्व, इसके लोकतंत्र के इस महापर्व को। हमारे संवाददाता विशाल गर्ग हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, जिस तरीके से तारीखों का ऐलान हो गया, पहले फेज में ही अब उत्तराखंड में यहां पर वोटिंग हो जाएगी, किस तरीके से देखते हैं आप चुनाव आयोग ने जिस तरीके से घोषणा की है? हम अपने दर्शकों को यह भी दिखा रहे थे कि कहां पर कितनी वोटर्स की संख्या है। चुनाव को लेकर पॉलिटिकल पार्टी के साथ ही अगर हम बात करें यहां पर इलेक्शन कमीशन की, कितनी तैयारियां आप लोग देखते हैं? बिल्कुल रवि, देखिए साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि पूरी तैयारियां चुनाव आयोग ने पहले ही कर ली थी और जिस तरह से चुनाव आयोग ने कहा है कि पिछले 2 सालों से वो तैयारी में लगे हुए थे और ये जान रहे थे कि कहां कहां पर कौन कौन से पर्व हैं ताकि उनमें डेट्स ना आए। और ऐसे में जिस तरह से देखिए 19 अप्रैल को जिस तरह से लोकसभा के चुनाव होने हैं और उत्तराखंड की 5 सीटों पर 19 अप्रैल को ही इलेक्शन हो जाएंगे, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पूरी तैयारियां भी उत्तराखंड में की जा चुकी हैं। हालांकि इसको लेकर शाम 5 बजे एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जो कि उत्तराखंड में होगी और यहाँ से वो बताया जाएगा कि किस तरह से पूरी तैयारियां यहां पर की गई हैं, कितने जो इनके अधिकारी हैं उनको तैनात किया गया है और आने वाले जो इलेक्शन है उसमें किस तरह से तैयारी की जाएगी, कितने ईवीएम लगेंगी, वो सब डाटा कुछ ही देर में हमें मिल जाएगा। लेकिन अभी पूरी तैयारियां देखी जा रही हैं। साफ तौर पर ये कहा जा सकता है रवि कि पूरी तैयारियां यहां पर हैं और जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस तमाम यहां पर पार्टियां हैं जो कि अपने अपने कैंडिडेट्स को इलेक्शन लड़ाने वाली हैं, तो उस पर भी साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि उनकी भी पूरी तैयारियां हैं। उन्होंने भी अपनी चुनावी रणनीति को, तैयारियों को धार देना भी शुरू कर दिया है और ऐसे में जहां बीजेपी ने 5 कैंडिडेट्स को मैदान में उतार दिया है 5 सीटों पर, तो वहीं कांग्रेस ने अभी 3 कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा है, यानी कि 2 कैंडिडेट्स अभी भी बाकी हैं जिनके नाम अभी सामने आने बाकी हैं। लेकिन ऐसे में जब पूरा चुनावी समर तैयार हो गया है और आज इलेक्शंस की भी बात हो गई है कि कब कब कहां पर इलेक्शन होते हैं, क्योंकि 7 चरणों में इलेक्शन होंगे और जिस तरह से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 19 अप्रैल को उत्तराखंड में इलेक्शन होंगे, 5 लोकसभा सीटों पर इलेक्शन होंगे। इसके लिए भी तमाम तैयारियां जोरों शोरों पे की जा चुकी हैं और शाम 5 बजे का इंतजार है, क्योंकि जब पूरी तरह से ये सामने आ पाएगा, पूरा डाटा आ पाएगा कि कितनी तैयारियां उत्तराखंड जो सरकार के जो यहाँ पर चुनाव आयोग है उन्होंने कितनी तैयारियां कर ली हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, वो पूरी तैयारियां देखने वाली होंगी और साथ ही पार्टियों की भी, क्योंकि पूरी तैयारियां चलती हुई नजर आ रही हैं। विशाल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने सुना, खासतौर पर उत्तराखंड के अगर भौगोलिक परिस्थितियों के लिहाज से बात करें तो बहुत दूर ऐसे बूथ भी हैं, गांव हैं, इंटीरियर इलाके हैं, पैदल जाना है, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं उत्तराखंड में?
हमेशा ही रवि ये बात कही जाती है क्योंकि दूरस्थ इलाके हैं जहां पर नहीं पहुंच पाए और ऐसे में देखिए जिस तरह से ये चुनाव आयोग ने कहा है और साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि जो 85 उम्र से ज्यादा के जो लोग हैं वो घर से वोटिंग कर सकेंगे, यानी कि उनके लिए भी जरिया तैयार किया जा रहा है ताकि पहाड़ों में, क्योंकि कई कम सुविधा होती है और ऐसे में आने जाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में उन लोगों तक किस तरह से सरकार जो चीजें हैं या फिर चुनाव आयोग किस तरह से चीजों को पहुंचाएगा, किस तरह से प्रोवाइड कराया जाएगा, वो थोड़ी देर में अभी जानकारी मिल जाएगी शाम 5 बजे के बाद। और साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है और चुनाव आयोग का यह भी कहना है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक पूरी तरह से पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं और तैयारियों के साथ ही वो अब आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही आपको यह भी बता दे रवि कि अक्सर ये देखा जाता है कि दूरस्थ इलाकों में मतदान प्रतिशत थोड़ा कम होता है, तो उसको बढ़ाने के लिए भी पूरे प्रयास किए जाएंगे क्योंकि यहाँ पर कई पर्यवेक्षक ऐसे होंगे जिनको तैनाती दी जाएगी और साथ ही किस तरह से आगे जाकर वो लोगों को लुभाएंगे और मतदान प्रतिशत बढ़ाना भी चुनौती होगा ताकि हर जगह से जो है यहाँ पर वोट हो सके। विशाल, आप हमारे साथ बने रहेगा। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह जुड़ गए हैं। रोहित, चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया। 19 अप्रैल को उत्तराखंड में मतदान होगा। पहले चरण में ही 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो जाएगा। अभी आप बता रहे हैं कि यहाँ पर अभी जो इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से अपनी पूरी तैयारियां भी बताई गई हैं। उत्तराखंड के लिहाज से ये तारीखें और यहाँ की तैयारियों को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, समूचे राज्य के साथ साथ उत्तराखंड में भी इलेक्शन कमीशन जो है पूरी तत्परता के साथ सबसे पहला ध्यान दिया जाता है रवि की वोटिंग परसेंटेज जो इलेक्शन कमीशन के सामने हर साल एक चैलेंज रहता है और इस वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है। जन जागरूकता के साथ नुक्कड़ नाटक और तमाम जगह जो जागरूकता अभियान है वो चलाए जा रहे हैं और इस बार इलेक्शन कमीशन को खासा उम्मीद है कि चूँकि इस बार का जो युवा मतदाता, हमने 2-3 विधानसभा चुनाव में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है और ऐसे में युवाओं का मतदान प्रतिशत और महिलाओं का मतदान प्रतिशत जो है वो सर्वाधिक रहा है। तो इस बार भी चुनाव आयोग को ये उम्मीद है कि उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश में महिलाओं का और युवाओं का जो मतदान प्रतिशत है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि अगर चुनावी तैयारियों की बात करें तो पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी जो चुनाव आयोग है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में लगातार जो है उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव को संपन्न कराने की तमाम जो प्रक्रिया है उसकी पहले से ही रेकी कर ली गई है। अभी भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और संभवतः आज जो विज्ञान भवन में चुनाव आयोग की पीसी हुई उसका उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संज्ञान लिया होगा और आगामी आने वाले दिनों में, चूंकि प्रथम चरण में उत्तराखंड में 5 सीटों पर मतदान होना है और 4 जून को नतीजे आने हैं, मतगणना होनी है। तो ऐसे में अब जो आने वाला शेड्यूल है वो निश्चित तौर पर उत्तराखंड जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा तैयार किया जाएगा। कहाँ कहाँ किस तरह से पोलिंग पार्टीज जाएंगी, जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर मतदान कहाँ कहाँ होगा, मतगणना स्थल कहाँ बनाए जाएंगे, इन तमाम चीज़ों को लेकर अब चिंतन मंथन का दौर शुरू होगा। ठीक है रोहित, आपने, और जैसे कि अगर उत्तराखंड के लिहाज से बात की जाए, भौगोलिक परिस्थितियों की बात हमेशा ही होती है। 1411 ऐसे मतदाता हैं यहाँ पर जो 100 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुके हैं। इन मतदाताओं को देखें, दिव्यांग मतदाताओं को देखें, जो 85 वर्ष से अधिक हैं उन बुजुर्ग मतदाताओं को देखें, तो इनको लेकर क्या तैयारियां हैं ताकि जो मत प्रतिशत बढ़ाने की बात होती है इस लोकतंत्र के महापर्व में, उसमें सफलता मिल सके? देखिए, चुनाव आयोग की रवि हर बार की तरह इस बार भी तैयारी है क्योंकि ऐसे बहुत सारे मतदाता हैं, खासतौर पर जो बुजुर्ग मतदाता हैं जो बेड पे हैं वो चल फिर नहीं सकते, उनकी तरफ जो है पूरा प्रयास किया जा रहा है कि चुनाव आयोग की जो टीम है घर पर जाकर उनका जो मतदान है वो संपन्न कराए। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो चलने फिरने की अवस्था में नहीं होते और मतदान करने फिर भी पोलिंग स्टेशन पर पहुँचते हैं, तो ऐसे बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर्स और तमाम सहूलियत के लिए सुविधाएँ जो है मुहैया रहेंगी। और चूँकि हर बार की तरह इस बार भी चुनाव आयोग की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि हर व्यक्ति जो भी वोट देने के लिए इच्छुक हो, लोकतंत्र के इस महापर्व पर जो हिस्सेदार बनना चाहता है, वो भले ही उसकी इच्छा है वोट देने की लेकिन वो नहीं आ सकता, ऐसे मतदाताओं को का जो है घर पर जाकर चुनाव आयोग की टीम जो है मतदान कराएगी ताकि लोकतंत्र इस पर वो भी अपनी भागीदारी निभा सके। बिल्कुल रोहित, ठीक कहा आपने। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता विशाल गर्ग भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, आपसे एक सवाल मेरा ये है, क्योंकि 83,36,780 मतदाता इस वक्त जो है उत्तराखंड में है और ऐसे में इस बार अगर बात की जाए इन चुनाव में तो 99,000 से अधिक जो मतदाता हैं वो बढ़े भी हैं, तो ऐसे में मत प्रतिशत बढ़े, इसको लेकर
भी क्या कुछ लगता है कि कितनी तैयारियां होंगी और कोई भी वोटर्स ऐसे हो कि जो मतदान करने से ना छूटे, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? हालांकि आपने जिक्र किया कि 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें भी तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। विशाल। बिल्कुल रवि, देखिए साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि पूरी तैयारी चुनाव आयोग कर चुका है और इसके लिए खासकर ये तैयारी की जाएगी क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि कई वाहन इसके दौरान रवाना किए जाते हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, दुरुस्त क्षेत्रों में जाते हैं और लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। रवि, अलग अलग एलईडी लगाई जाती है लोगों को जागरूक करने के लिए कि वो चुनाव में आए और चुनाव को त्यौहार के रूप में, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत का और ऐसे में सबसे बड़ी आबादी है क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन है और ज़्यादातर जो मतदाता हैं वो इलेक्शन में वोट करते हैं। तो कहा जा सकता है कि अब यही तैयारी है कि किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाना है क्योंकि उत्तराखंड में अगर हम मत प्रतिशत देखें तो वो साल दर साल बढ़ता ही है। तो इस बार भी कहा जा सकता है कि बड़ी आबादी जो है वो उत्तराखंड की वोट डालने का काम करेगी। ऐसे में नए मतदाता जो हैं उनको भी उनके अधिकारों के बारे में समझाया बताया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन लंबे समय से ये प्रक्रिया अपनाए हुए है और लंबे समय से ये कोशिश भी कर रहा है कि किस तरह से वोट परसेंटेज को बढ़ाया जाना है क्योंकि पहाड़ों के जो दुरुस्त लोग हैं अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ लोग बाहर रहते हैं जो पलायन कर चुके हैं, उनको किस तरह से वोटिंग कराई जाएगी वो भी बड़ा विषय है रवि, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि बैलेट पेपर से उनको इलेक्शन में ये चुनाव कराया जाता है। जैसे कि हम लगातार ये बता भी रहे हैं कि 85 वर्ष से जो ऊपर के जो लोग होंगे या फिर जो दिव्यांग होंगे, अगर उनको पोलिंग बूथ तक पहुंचना है तो वो उनको पहुंचाने के लिए पर्याप्त इंतजाम कराए जाएंगे, पर्यवेक्षक तैनात होंगे और बड़ी टीम एक चुनाव आयोग की लगेगी ताकि लोगों को मतदान और पोलिंग बूथ तक ले जाया जा सके। लेकिन अगर कोई सक्षम नहीं है और वो फिर भी चुनाव करना चाहता है, इलेक्शन में वोट डालना चाहता है, तो उसके लिए भी तमाम प्रक्रियाएं लगाई जाएंगी, उसके लिए भी घर बैठे वो इलेक्शन कर सकेंगे, उसके लिए भी चुनाव आयोग ने बात कही है। और रवि, ये भी कहना बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश किए जाते हैं और इस बार भी ये कोशिशें की जाएंगी, रवाना किए जाएंगे कई रथ ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और इस मतदान में लोग जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके। रवि, ठीक है विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए। रोहित, आप भी हमारे साथ बने रहिए।